शाम को राहुल अपने दोस्त मयंक के साथ ऑफिस से घर आ रहा था। जिस रोड से मयंक और राहुल ऑफिस से घर आ रहे थे, उस रोड पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। इस वजह से राहुल और मयंक को बहुत गुस्सा आने लगा था और वो दोनों ट्रैफिक में ही बाइक पर खड़े खड़े एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं। यार बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। मन तो कर रहा है ट्रैफिक में जितने भी लोग हैं ना तो चल दूं बाइक से। भाई तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? लोगों की क्या गलती है इसमें? और सड़क पे जाम नहीं लगेगा तो घर के अंदर जाम लगेगा? भाई कैसी बात करता है तू? और सबको ना जल्दी होती है, सबको घर जल्दी जाना होता है, इसलिए जाम लगा हुआ है। अरे यार कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? रोज रोज इस ट्रैफिक में मेरा सर फट जाता है। राहुल और मयंक दोनों यहाँ वहाँ कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक हाईवे नजर आता है और वो दोनों अपनी बाइक पीछे करके हाईवे की ओर मोड़ देते हैं। हाईवे पूरी तरह से खाली था, उस पर एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए दोनों दोस्तों को बाइक चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अरे यार मयंक, क्या रास्ता है यार। देख क्या मक्खन की तरह बाइक चल रही है। वाह, ऐसा रास्ता रोज मिल जाए और ठंडी ठंडी हवा, मजा ही आ जाए। हाँ भाई मज़ा तो आ रहा है, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। यहाँ दूर दूर तक ना कोई गाड़ी है, ना ही कोई दुकान। कुछ अजीब सा नहीं लगता तुझे? अबे मनूस अपना मुंह बंद कर। एक तो खाली रोड मिल गई, ऊपर से बकवास कर रहा है। मैं तो रोज इसी रास्ते से आया जाया करूंगा। साथ में एक हसीना मिल जाए तो बाइक चलाने में और मजा आ जाए। राहुल इतना बोल ही रहा था कि तभी एक सुंदर सी लड़की सुनसान हाईवे पर राहुल से लिफ्ट मांगते हुए इशारा करने लगती है। उस लड़की की खूबसूरती देखकर राहुल दंग रह जाता है और तुरंत ही अपनी बाइक रोक देता है। क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ आओ बैठो मेरी बाइक पर। आपका ही तो इंतजार था मैडम। राहुल उस अनजान लड़की को अपनी बाइक पर बिठा लेता है। ये देखकर मयंक को बहुत गुस्सा आता है और वो लड़की के सामने राहुल से कुछ नहीं कहता। दोनों दोस्त फिर से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। राहुल रास्ते में उस लड़की को छोड़ देता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद राहुल बार बार सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। कहीं न कहीं राहुल को पहली नजर में ही उस अनजान लड़की से प्यार हो गया था। अरे यार क्या लड़की थी। आंखों के आगे से शक्ल ही नहीं हट रही उसकी तो। अरे आलिया भट्ट भी फेल है उसके आगे, ऐसा लग रहा है। मैं तो उस लड़की के प्यार में पागल हो गया हूँ। पहली नजर का प्यार भी बड़ा अनोखा था जो कि राहुल को हो रहा था। राहुल को पहली नजर में वो लड़की इतनी पसंद आ गई कि घर आते ही वो सबसे पहले उसी के बारे में ही सोच रहा था। ऐसे अगली सुबह राहुल फिर से ऑफिस जाता है और ऑफिस जाने के बाद उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो बार बार सिर्फ उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी उसका फ्रेंड मयंक आता है और मयंक राहुल से कहता है। भाई अगर तू फ्री है तो कुछ बात करनी थी तुझसे। हाँ बोल, क्या बात है? भाई देख, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लगता है। वो जो हाईवे वाला रोड है ना, वहाँ से हम नहीं जाएंगे। वो ट्रैफिक वाला रोड से जाते थे ना पहले, वहीं से जाएंगे, क्योंकि मुझे वहाँ ना कुछ गड़बड़ लगती है। यार मयंक, मेरे को लगता है ना तेरे दिमाग में ना बुद्धि है ही नहीं, खाली है। तभी जब देखो फालतू की बातें सोचता है तू। भाई तू पागल मत बन, तू ध्यान से मेरी बात सुन और समझ। एक तो वो सुनसान रास्ता है, ऊपर से वो लड़की हमसे मदद मांगती है। कुछ अजीब नहीं लगता तुझे? जरा ध्यान लगा के सोच भाई, वो लड़की वहाँ कर क्या रही थी? अरे ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे हम उस सड़क पर गए थे वैसे वो लड़की भी वहां गई हो। उस लड़की को हमारी मदद की जरूरत हो। देख भाई, मुझे ना तुझसे कोई बहस नहीं करनी है। देख मैंने बोल दिया ना, हम जाएंगे तो लंबे रास्ते से जाएंगे, ये शॉर्टकट से नहीं जाएंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। ऑफिस की छुट्टी होती है। सभी लोग ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं। मयंक बार बार राहुल को फोन कर रहा था, लेकिन वो अपना फोन नहीं उठा रहा था। काफी देर बाद राहुल का इंतजार करते करते मयंक भी अपनी बाइक स्टार्ट करके घर की ओर निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल को इस शॉर्टकट वाले रास्ते से घर जाना था, क्योंकि राहुल को आज भी उस लड़की का इंतजार था। राहुल उस शॉर्टकट वाले रास्ते से घर जा रहा था कि तभी राहुल को फिर से वही लड़की मिलती है। राहुल अपनी बाइक रोकता है और उस लड़की को बिठा लेता है, जिसके बाद राहुल उस लड़की को कहता है। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, तुम इतने सुनसान रास्ते पर अकेले क्या करती हो? मेरा मतलब है कि ऐसे सेफ नहीं है ना तुम यहाँ पर अकेले? हाँ वो तो है, पर मैं क्या करूँ, मजबूरी तो कुछ भी करवा सकती है। चलो ठीक है, तुम्हें आगे से किसी मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, इसीलिए 2 दिन से मैं आपका पीछा कर रही हूँ। अच्छा जी,
तो आप 2 दिन से मेरा पीछा कर रही हो, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे एक साथी की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपका पीछा कर रही हूँ। आपको पता है, मैं जिस दुनिया में रहती हूँ वहाँ मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। अरे ऐसी कौन सी दुनिया है आपकी? ये वो दुनिया है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। ये सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी राहुल उस लड़की से कहता है, आपका घर कहाँ है? कहाँ छोड़ना है आपको? ये हाईवे रोड ही मेरा घर है। मैं हमेशा इसी रोड पर रहती हूँ। देखो, इतनी रात को मुझसे ऐसे मजाक मत करो। बताओ कहाँ छोड़ना है आपको? अरे, मैं तुमसे मजाक क्यों ही करूँगी। ये हाईवे रोड ही मेरा घर है और मैं पिछले 20 सालों से इसी रोड पर भटक रही हूँ। ये सुनते ही राहुल समझ जाता है कि लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि लड़की बाइक पर बैठे बैठे ही चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। तभी राहुल बाइक का शीशा पीछे की ओर मोड़ता है और लड़की को देखने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल को शीशे में कहीं भी वो लड़की नहीं नजर आती। राहुल तुरंत अपनी बाइक को रोकता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि बाइक पर एक चुड़ैल बैठी है। चुड़ैल को देखकर राहुल बुरी तरीके से चीखता है। ऐसे ही राहुल की चीख अब हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। भाई, कहाँ जाना है? इतनी बार समझाया है पब्लिक को हाईवे पर आना जाना मना है, फिर भी आ जाते अपने आप को मौत के हवाले करने इस रोड पर। सर मुझे जाने दीजिए, कल से मेरा दोस्त लापता है, मुझे उसे ढूंढने जाना है। देखिए, कल रात को ही एक लड़के की मौत हुई है हाईवे पर। फिलहाल के लिए निकलिए यहाँ से। ये ऑफिस बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो लड़के का नाम राहुल है। क्या? राहुल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दोस्त मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। कितनी बार कहा था मैंने उससे, भाई उस रास्ते पे मत जा, लेकिन वो हमेशा अपनी मर्जी की करता रहा और आखिरकार मुझे छोड़ के चला गया। राहुल की मौत की खबर सुनकर मयंक पूरी तरीके से सहम जाता है और आसपास के लोगों से पता चलता है कि हाईवे रोड पर काफी सालों से एक बुरी चुड़ैल हाईवे पर आने जाने वाले लोगों को मारकर अपने साथ ले जाती है। राहुल के जाने के बाद मयंक पूरी तरह से अकेला हो चुका था और वो इस सदमे से खुद को निकाल नहीं पाता। मोहन रात को खेत में से काम करके अपने घर की ओर आ रहा था। रास्ते में जंगल झाड़ी थी। सियार जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मोहन जल्दी कदम बढ़ा रहा था कि तभी उसकी चप्पल टूट जाती है। वो एक पेड़ के पास अपनी चप्पल ठीक करने के लिए बैठ जाता है। अरे ससुरी चप्पल, तुमको भी अभी टूटना था का? एक तो इतना अंधेरा है, ऊपर से सियार का बच्चा लोग ऐसे रो रहा है जैसे उसकी अम्मा का ब्याह हो गया हो। अब तो इस सुनकर हमारी हालत खराब होने लगी है। हे भगवान, हमको निकालो इससे, बचा लो हमका। मोहन जंगल के रास्ते से घर आ रहा था और वो पेड़ के पास बैठकर ही चप्पल ठीक करने लगता है। तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी। बेचारा घबराया हुआ जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। ए ससुर का नाती, अभी किसकी आवाज है? एक तो पहले से फटी पड़ी है, ऊपर से पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही है। अब हम क्या करेंगे? जल्दी जल्दी घर पहुंच जाते हैं, कहीं कुछ हमारे साथ हो ना जाए। ऐसा बोलकर मोहन घर की ओर बढ़ने लगता है। तभी भागते भागते सुनसान रास्ते की ओर वो बढ़ जाता है, जहाँ उसे कुआं दिखाई देता है। उस कुएं में किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। हे भगवान, लागत है कि कुआं में कोई औरत गिर गई है। तो हम क्या करें? को निकाले कि नहीं? लेकिन ये इतनी रात को यहाँ करने का आई थी। ये कुछ भी करने आई हो हमको का, हमारी तो वैसे ही फटी पड़ी है, लेकिन करे तो करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक औरत की आवाज मोहन के कानों में आती है। उस आवाज को सुनकर मोहन पूरी तरह से झंझना जाता है। मदद करो मोहन, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे बचा ले मोहन। लागत हो हमारे ही गांव की हो। अरे क्या करने आई थी इतनी रात को कुएं के पास जो गिर गई? मुझे तेरी जरूरत है मोहन, भगवान के लिए मुझे बचा ले। इस कुएं के अंदर हूँ, मेरा दम घुट रहा है।
अरे हमको तो ये बात समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम कुएं में गिरी हो तो कुएं के अंदर से बोल कैसे पा रही हो? अरे कोनो चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं हो ना तुम? देखो हमको बहुत डर लगता है। हम बता दे रहे हैं, अगर तुम चुड़ैल हुई ना तो हम ना कोर्टवा में जाके केसवा कर देंगे तुम पर। मोहन, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मोहन, भगवान के लिए मेरी मदद कर। मैं बुरे तरीके से तड़प रही हूँ मोहन, मुझे निकाल। अच्छा ठीक है, और रुको, हम अभी तुम्हारी मदद करते हैं, तुम चिंता मत करो। मोहन बड़ा ही दयालु था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुएं में फंसी कोई औरत थी जिसे उसकी जरूरत थी। इसलिए मोहन कुएं में झांकता है और तुरंत कुएं में खींचा चला जाता है और मोहन की आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह मोहन की पत्नी शांति रात से अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन मोहन का कहीं आता पता नहीं होता। बेचारी परेशान होकर गांव के सरपंच के पास जाती है और अपने पति की गुमशुदगी की बात सरपंच को बताते हुए कहती है। सरपंच जी, मैं बहुत परेशान हूँ। रात से मेरे पति का कुछ अता पता नहीं चल रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा सरपंच जी कि आखिर मेरे पति गायब कहाँ हो गए। मेरे पति की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। क्या बात है शांति, आखिर मोहन किस काम से बाहर गया था? वो तो रोज की तरह खेती करने के लिए निकले थे और शाम को उनके घर आने का वक्त होता है, लेकिन मैं तो कल से ही उनका इंतजार कर रही हूँ। अब तक वो घर नहीं आए हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सरपंच जी, आप कैसे भी करके मेरे पति को ढूंढिए। शांति, तुम धैर्य से काम लो और मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे पति को जरूर ढूंढ लूंगा, बस थोड़ा वक्त दो मुझे। सरपंच शांति को आश्वासन देकर वहाँ से जाने के लिए कह देता है। शांति भी अपने घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन मोहन का कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही एक रात फिर से गांव का ही विनोद नाम का आदमी काम करके उसी जंगल के रास्ते से घर आ रहा था और रास्ते में उसे भी मोहन की तरह बार बार कुएं में किसी औरत के रोने की आवाज आई। विनोद भी अपने आप को नहीं रोक पाया और मदद के इरादे से कुएं की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही विनोद भी कुएं में झांका, वो भी कुएं में खींचा चला गया। थोड़ी ही देर बाद विनोद की आवाज भी हमेशा के लिए शांत हो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह सरपंच जी, मेरे पति भी 2 दिन से लापता है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सरपंच जी, आखिर ये हो क्या रहा है गांव में पिछले कुछ महीनों से? धीरे धीरे लोग अचानक से गायब हो रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आदमी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? देखो, मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि झट से पूछा सवाल और फट से जवाब दे दूं। अरे मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा भाई, मुझ पर विश्वास करो, मैं ढूंढ लूंगा तुम दोनों के पतियों को। कमला और शांति सरपंच से बात ही कर रही थी कि इसी बीच गांव में हल्ला होने लगता है। कुएं के पास से 2 लाशें मिली हैं। दोनों भागते हुए कुएं के पास जाती है तो देखते हैं कि वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि विनोद और मोहन की ही हैं। दोनों की औरतें पूरी तरीके से रोने लगती हैं। हे भगवान, आखिर किसने ऐसी हरकत की है मेरे पति के साथ? ये दिन दिखाने से पहले भगवान जी, तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं भगवान जी, अब मैं कैसे उनका गुजारा करूंगी? तूने तो जीते जी मार दिया मुझे। भगवान जी, आखिर क्या पाप किए थे मैंने और मेरे पति ने जो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं? हे भगवान, आखिर किसने मारा है मेरे पति? एक बार अगर मुझे उस कातिल का पता लग गया ना तो मैं उसे जान से मार दूंगी। पति के जाने के बाद कमला और शांति दोनों का ही बहुत बुरा हाल था। दोनों के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर उनके पतियों के साथ हुआ क्या है, और इस बात का पता लगाने के लिए दोनों आपस में दोस्ती कर लेती हैं। और रात के समय कमला और शांति दोनों उसी जंगल के कुएं के पास जाती हैं, जहां वो दोनों किसी औरत के रोने की आवाज सुनती हैं। शांति बहन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर इतनी रात को यहाँ कौन रो सकता है? डरो मत कमला बहन, अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो यहाँ हम जिस मकसद से आए हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। मैंने पीछे तक गांव वालों को भी बोल दिया है ताकि अगर कुछ भी ऐसा वैसा हो तो वो यहाँ पे समय पे आ जाए। तुमने बिल्कुल ठीक किया कमला बहन, जल्दी से मूर्ति निकालो, हमें हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वन रऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोनों औरतें मिलकर कुएं के पास हनुमान जी की मूर्ति रखकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगती हैं। हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से कुएं में बहुत बुरी तरह से हलचल होने लगी थी और कुएं में बहुत तेज रोने की आवाज आती है। भगवान के लिए इसे बंद करो, मुझे घुटन हो रही है, इसे बंद करो। जैसे मैंने विनोद और मोहन को मारा है, वैसे मैं तुम सबको मार दूंगी। अपनी खैरियत चाहते हो तो इसे बंद करो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से। देखो, जब तक तुम विनोद और मोहन को मारने का कारण नहीं बताओगी, तब तक हम तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तुम, तो अभी के अभी हमारे सामने आओ और सारी सच्चाई बताओ, वरना यह हनुमान जी की मूर्ति इसी कुएं में डाल देंगे हम। शांति के इतना कहते ही उस कुएं से एक चुड़ैल बाहर आती है और वो चुड़ैल शांति और कोमल को रोते हुए अपनी सारी सच्चाई बताती है। कमला और शांति, मैं कोई और नहीं बल्कि सरपंच की पत्नी विमला हूँ। सरपंच ने मुझे एक हफ्ते पहले इस कुएं में फेंक दिया था और तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। मैं रो रो कर हर किसी को अपनी आप बीती सुनाती हूँ, लेकिन कोई मेरी नहीं सुनता। इसलिए मैं इस गांव के हर आदमी की जान लेना चाहती हूँ। क्या सरपंच जी ने मारा तुम्हें? लेकिन क्यों? ऐसा क्या बिगाड़ा था तुमने उनका? तुम गांव वालों के साथ हमेशा बेईमानी करते थे। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, मैंने उन्हें रोका, धमकी दी, लेकिन उन्होंने मुझे जान से मार दिया। शांति और चुड़ैल आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सरपंच और गांव के लोग आते हैं। सभी के सामने सरपंच की सच्चाई सामने आ जाती है, जिसके बाद चुड़ैल खुद सरपंच और गांव वालों के सामने ही इसे जान से मारकर हमेशा हमेशा के लिए कुएं के अंदर ले जाती है।